हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको सोशल साइंस के जो भी PYQs हैं उसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जो DSSB ने अपने प्रीवियस ईयर्स में पूछे हैं। सो आई होप आप सभी DSSB TGT सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है ये एग्ज़ाम जो है वो आफ्टर 4 ईयर्स कंडक्ट होगा। लास्ट कंडक्ट हुआ था 2021 में। अगर आप पहली बार मतलब कि वो कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहले आप NCERT को विद इन अ मंथ ज़रूर पढ़ें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। और उसके बाद आप PYQs जितना हो सके उतना सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जो वीडियो है वो PYQ स्पेसिफिक है। तो अगर आप क्या कहते हैं कि इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बेस्ट वीडियो आपके लिए रहेगी, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है, मैं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं को आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आपको पता है सिलेबस हमारा स्पेसिफिक ही रहेगा। क्वेश्चंस उससे आगे पीछे पूछे जाते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, फिर उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे जो आपका सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी कवर होंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो DSSB TGT सोशल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 60 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो मेरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं शेयर करते जा रही हूँ, ताकि आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करें और उन्हें ज़रूर देखें। प्रीवियस वीडियो हार्डली 20 to 25 मिनट्स की हैं, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ। लेकिन आज के क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन नंबर 60 to 90 तक डिस्कस करूँगी। एज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्या है, सब्जेक्ट सेंट्रिक है, यानी सिर्फ SST के क्वेश्चंस में डिस्कस कर रही हूँ। तो 90 क्वेश्चंस हमारे SST से रिलेटेड आते हैं, 10 क्वेश्चन हमारी पेडागोजी से रिलेटेड आते हैं। तो मैं आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस डिस्कस आपके साथ नहीं कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 60 से क्वेश्चन नंबर 90 तक डिस्कस करूँगी, यानी 30 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61। तो क्या पूछा गया है, पोस्ट डिजास्टर स्टेज ऑफ डिजास्टर रिडक्शन एंड मैनेजमेंट इंक्लूड 3R स्टेप, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। यानी आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के आपदा के बाद के चरणों में 3R चरण शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। ऑप्शन है हमारे पास रिव्यू, रीऑर्गेनाइज, रिफाइनमेंट, यानी रिव्यू रीऑर्गेनाइज करना है फिर उससे रिफाइनमेंट करना है, रिजर्व, रिकंस्ट्रक्ट, फिर रिव्यू, या रिलीफ, रिव्यू एंड रिकॉर्ड, एंड फोर्थ है हमारा रिलीफ, रिकवरी और रिहेबिलेशन। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के चरणों में 3R रिलीफ, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन शामिल है। इसके अंतर्गत आपदा से पहले योजना बनाना, तैयारियां कर रखना और बचाव का उपाय करना, आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य तथा आपदा के पश्चात प्रभावित लोगों का बचाव और पुनर्वास की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस आर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डैश, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा डैश की जाती है एट द बिगिनिंग ऑफ सोइंग सीजन, यानी बुआई के मौसम के शुरुआत में ही कर दी जाती है, या फिर हार्वेस्टिंग सीजन में, यानी कटाई के अंत में की जाती है। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ, या फिर नीदर। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी जो हमारा MSP होता है, डेट इज की घोषणा भारत सरकार द्वारा बुआई के मौसम की शुरुआत में ही की जाती है। यह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा क्रय करके लेने के लिए तैयार होती है। यह मूल्य जो किसान को अपने फसल के लिए आवश्यक रूप से प्राप्त होता है। यह एक प्रकार का बीमा है जिसे सरकार किसानों को उस स्थिति से संरक्षित करने के लिए देती है जब अच्छी फसल या अधिक पूर्ति के बाद मूल्य में गिरावट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। वेस्ट बंगाल हैज़ एन ऑपरेशनल स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन हेडक्वार्टर एट डैश, यानी पश्चिम बंगाल में एक परिचालक विशेष आर्थिक क्षेत्र मुख्यालय है दुर्गापुर का, कोलकाता, फाल्टा, या फिर हमारा
दार्जिलिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो विशेष अधिकार क्षेत्र एक देश के भीतर एक एन्क्लेव है जो आमतौर पर सूक्ष्म मुक्त होता है और इसमें मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार पैदा करने के लिए विभिन्न व्यवसाय और वाणिज्यिक कानून होते हैं। वर्ष 2000 में SEZ नीति की घोषणा की गई तथा SEZ अधिनियम 2005 में पारित किया गया और इसे 2006 में लागू किया गया था। पश्चिम बंगाल फॉल्टा में एक परिचालक विशेष आर्थिक क्षेत्र मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज करेक्ट, यानी अविकसित देशों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है। ऑप्शंस है हमारे पास लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है यहाँ पर, एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, यानी श्रम का कम उपयोग होता है। ऑप्शंस हैं ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, या नीदर वन और नीदर टू। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो अविकसित देश वह देश है जो औद्योगिकरण, शिक्षा, जीवन स्तर, स्वास्थ्य देखभाल, जीवन प्रत्याशा और अन्य तकनीकी और संस्कृति मानदंडों में अधिकांश अन्य देशों से पीछे रहते हैं। अविकसित शब्द विकास में पिछड़ेपन और ठहराव को दर्शाता है। इन देशों की विशेषता पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है, श्रम का कम उपयोग होता है, आय स्तर का नीचा होना और जनसंख्या का अधिक होना इत्यादि क्या है इसके कुछ मेन कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरिस्ट व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास के संरचनावादी दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा फर्स्ट कथन है दैट स्टेटमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कॉज्ड बाय मूवमेंट्स ऑफ लेबर फ्रॉम वन सेक्टर टू दैट ऑफ द अदर, यानी आर्थिक विकास एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में श्रम को आवाजाही के कारण होता है। एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव के महत्व पर बल देता है। ऑप्शंस हैं केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आर्थिक विकास के संरचनावादी दृष्टिकोण के तहत अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव के महत्व पर बल देता है। संरचनावादी अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था के समायोजन के तरीके और विकास नीतियों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए विकासशील देशों की संरचना की विशिष्ट कठोरता, अंतराल और साथ ही अन्य विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड, तो सेकेंडरी सेक्टर जो इकोनॉमी होती है उसको और क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आपको पता होगा कि हमारी इकोनॉमी 3 सेक्टर्स में डिवाइड होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो जो फर्स्ट वाला होता है उसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, सेकेंड वाले को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं और जो हमारी थर्ड वाली होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो इसमें हमसे सेकेंड वाली पूछी है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अर्थव्यवस्था को उसकी आर्थिक क्रियाओं के आधार पर 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक और तृतीय क्षेत्र सेवा में वर्गीकृत किया गया है। एक अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, इसे विनिर्माण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जबकि रसद और बैंकिंग क्षेत्र सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। द फिक्स इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड एन ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक इज कॉल्ड, यानी स्थिर ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को रात भर के लिए तरलता प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो बोरोइंग रेट कहा जाता है, यानी उधार दर कहा जाता है, बैंक रेट, कॉल मनी रेट या फिर रेपो रेट। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा डी, यानी रेपो रेट। यह वह स्थिर ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को रात भर के लिए तरलता प्रदान करता है, उसे रेपो रेट कहा जाता है। यह देश की मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण घटक है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इसका उपयोग देश की तरलता, मुद्रास्फीति और धन आपूर्ति
को विनियमित करने के लिए किया जाता है। यह बैंकों के उधार लेने के पैटर्न पर सीधा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, यानी मनी मुद्रा, यानी कौन सा मुद्रा बाजार का एक साधन है। ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट, डिपॉजिट यानी प्रमाण पत्र जमा। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ या फिर नीदर। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो मुद्रा बाजार एक वित्तीय बाजार है जहां पर 1 वर्ष या उससे कम की तरलता वाली अल्पकालिक वित्तीय परिसंपत्तियों का स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किया जाता है। ऐसे कई प्रकार के साधन हैं जो NSE और BSE दोनों स्टॉक एक्सचेंज में मुद्रा बाजार में व्यापक व्यापार करते हैं। इसमें ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, पुनर्खरीदी समझौता आदि शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 69। Whenever the RBI wants to put a check on the expansion of credit, it dash the cash reserve ratio, यानी जब भी RBI क्रेडिट के विस्तार पर रोक लगाना चाहता है तो वह नगद आरक्षित अनुपात डैश देता है। तो क्या करता है वो, रिमूव्स हटा, इंक्रीज यानी ज़्यादा कर, न्यूट्रलाइज यानी निष्प्रभावी कर, या फिर लोअर यानी कम करना। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, नगद आरक्षित अनुपात। CRR केंद्रीय बैंक द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम राशि है जिसे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंक के पास जनता की जमा राशि के रूप में बनाए रखना होता है। CRR एक आवश्यक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जब भी RBI क्रेडिट के विस्तार पर रोक लगाना चाहता है तो वह नगद आरक्षित अनुपात ज़्यादा कर देता है, और जब क्रेडिट विस्तार करना हो तो RBI CRR की दर को क्या कर देता है, कम कर देता है। CRR की गणना प्रत्येक बैंकों की शुद्ध मांग और समय देनदारियों को के प्रतिशत के रूप में की जाती है। तो जब क्रेडिट को कम करना है तो CRR को कम कर देगा, और जब इंक्रीज़ करना है तो CRR को भी इंक्रीज़ कर देता है। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बैंक डिपॉजिट्स इन इंडिया, यानी भारत में बैंक जमा के संदर्भ में दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन करेंट डिपॉजिट, यानी चालू जमा राशियों पर कोई ब्याज दे नहीं होता है। द टेन्योर ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 7 days to 12 month, यानी रिकरिंग डिपॉजिट की अवधि 7 दिन से लेकर 12 महीने तक कुछ भी हो सकती है। बैंक्स आर परमिटेड टू प्रिस्क्राइब देयर ओन इंटरेस्ट रेट फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटीज़, यानी बैंकों को विभिन्न परिपक्वताओं की अवधि जमाओं के लिए बैंक दरें निर्धारित करने की अनुमति होती है। या फोर्थ है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इज प्रिस्क्राइब बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी बचत बैंक खातों पर ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, राइट आंसर है। तो बैंक जमा एक बैंक खाते में डाली गई धनराशि है जिस पर ब्याज मिल सकता है। बैंक जमा नगद चेक या प्रत्यक्ष जमा और पीयर टू पीयर भुगतान जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है। भारत में बैंक जमा के संदर्भ में दिया गया विकल्प 2 गलत है, क्योंकि रिकरिंग डिपॉजिट आवर्ती जमा की अवधि 7 दिन से 12 महीने तक न होकर 6 माह से 10 साल तक की होती है। चालू जमा राशियों पर कोई ब्याज दे नहीं होता है। बैंक को विभिन्न परिपक्वताओं की सावधि जमाओं के लिए अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने की अनुमति है, यानी वो खुद क्या कर सकते हैं, जो इंटरेस्ट है उसे डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बचत बैंक खाते पर ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता से संबंधित है। आर्टिकल 143, आर्टिकल 158, आर्टिकल 147 या फिर आर्टिकल 134। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद
34 दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता से संबंधित हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दंडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। उच्चतम न्यायालय न केवल भारत में संघीय न्यायालय के उत्तराधिकारी की तरह है, बल्कि यह ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल के स्थान पर भी स्थानांतरित है, जो अपीलीय का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों के फैसले खिलाफ सुनवाई करता है। इसके अपीलीय न्याय क्षेत्र को निम्नलिखित 4 सेक्शनों में वर्गीकृत किया गया है: संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील और विशेष अनुमति द्वारा अपील। तो इसके क्या हैं, 4 मुख्य हैं जिनमें क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इज लेड? यानी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूचियों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन निर्धारित किया गया है? ऑप्शन है फर्स्ट शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 3rd शेड्यूल एंड 4th शेड्यूल। तो अगर आपको शेड्यूल पता होंगे तो फर्स्ट शेड्यूल में हम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात करते हैं। 7th में हमारे पास जो लिस्ट है वो है। 3rd में हमारे पास आता है डिवीज़न और 4th शेड्यूल हमारा किससे रिलेटेड है, दैट इज़ हमारा पी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो भारतीय संविधान की भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय और समझ शक्तियों अनुसूची 7 के तहत विधायी, कार्यपाल और वित्तीय केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है और पार्ट 11 के अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। यद्यपि केंद्र एवं राज्य अपने अपने क्षेत्र के प्रमुख हैं, यद्यपि संघीय तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इसके मध्य अधिकतम सहभागिता एवं सहकारिता आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 लिस्ट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ पावर? निम्नलिखित में से कौन शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से एक नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड कॉमन लिस्ट। तो इसका आंसर आप सबको आई होप पता होगा। तो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में कौन लॉ बनाता है, हमारा सेंटर बनाता है। स्टेट लिस्ट में स्टेट्स बनाता है। कंकरेंट लिस्ट में स्टेट एंड जो सेंटर है वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, लॉज को बनाते हैं। 74 है द इंस्टीट्यूशन हेड ऑफ गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इन इंडिया। भारत में राज्य स्तर पर सरकार का संस्था प्रमुख कौन होता है? चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो आप सबको पता होगा कि सेंट्रल लेवल पे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं और स्टेट लेवल पे कौन होता है, गवर्नर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो भारत में राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख यानी संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। इस तरह राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मोहर लगे अज्ञात पत्र के माध्यम से होती है। इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय की 1989 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। डैश आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट मीन्स ऑफ रियलाइजिंग द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल इन द डेमोक्रेसी। यानी लोकतंत्र में लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए डैश सबसे महत्वपूर्ण साधन है। मिनिस्टर यानी मंत्री, पॉलिटिकल ग्रुप यानी राजनीतिक समूह, इलेक्शन यानी चुनाव, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यानी निर्दलीय उम्मीदवार। तो
तो इसका राइट आंसर होगा लोकतंत्र में लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए चुनाव सबसे महत्वपूर्ण साधन है। संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 234 से 229 तक निर्वाचन का उपबंध दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। Which of the following term is used for describing the different geographical area which are divided for the purpose of election to the House of People? यानी निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो लोकसभा के चुनाव के उद्देश्य से विभाजित होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास सब डिवीज़न यानी उपविभाग, कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव क्षेत्र, ब्लॉक या फिर जोन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया गया है। इन्हें चुनाव क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद सदस्य कहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उनकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों में निर्वाचन प्रतिनिधि को विधायक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स अपॉन विच अ वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन बी डिस्क्वालीफाइड? यानी निम्नलिखित में से कौन से आधार हैं जिसके आधार पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता को अयोग्य ठहराया जा सकता है? ग्राउंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंस यानी गैर निवास के आधार पर, अ पर्सन विद अनसाउंड माइंड यानी विकृत दिमाग वाला व्यक्ति, एज बिलो 21। ऑप्शंस हैं फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड और तीनों। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो निम्नलिखित आधारों पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को अयोग्य ठहराया जा सकता है जब मतदाता गैर निवासी हो अर्थात किसी और देश का निवासी हो और विकृत चित्र दिमाग वाले व्यक्ति को मतदाता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। और 21 से बिलो एज को नहीं, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम एज है वोटिंग का वो कितना है 18 ईयर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज इज़ नॉट अ स्टेट पार्टी इन इंडिया? यानी निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी भारत में राज्य की पार्टी नहीं है? आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुजन समाजवादी पार्टी राज्य की पार्टी नहीं बल्कि क्या है राष्ट्रीय पार्टी है। वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवादी और नेशनल पीपल्स पार्टी। क्वेश्चन नंबर 79 विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन? यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रावसान और विघटन से संबंधित है? 81, 78, 87 या फिर 85? तो आर्टिकल नंबर 85 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 के अंतर्गत सत्रावसान संसद के सत्र और विघटन का वर्णन किया गया है। फर्स्ट, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है। तो ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 80 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द जिला परिषद इन इंडिया? यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जिला परिषद के संदर्भ में सही है? जिला परिषद इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर्स चूजन डायरेक्टली इन ट्यूटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज? यानी जिला परिषद में ट्यूटोरियल निर्वाचन क्षेत्र से सीधे चुने हुए निर्वाचन सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट है इट ऑल्सो इंक्लूड MLAs ऑफ ऑल क्षेत्र पंचायत इन द डिस्ट्रिक्ट? यानी इसमें जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों के विधायक भी शामिल होते हैं। इट्स प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ ग्राम पंचायत? यानी इसका प्राथमिक कार्य ग्राम पंचायतों की गतिविधियों की निगरानी करना होता है।
फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो पंचायती राज की सबसे ऊपरी संस्था जिला परिषद है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों का मूलतः नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है। जिला परिषद में ट्यूटोरियल निर्वाचन क्षेत्र में सीधे चुने गए निर्वाचन सदस्य शामिल हैं। इसमें जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों के विधायक भी शामिल हैं। इसका प्राथमिक कार्य ग्राम पंचायत की गतिविधियों की निगरानी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अफेक्टेड द लीगल क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी निम्नलिखित में से किस वर्ष में आज़ादी की घोषणा में संयुक्त राज्य अमेरिका की कानूनी निर्माण किया। 1786, 56, 96 या फिर 76 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 1776 यानी 1776 में आज़ादी की घोषणा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनी निर्माण किया। यह एक राजनैतिक दस्तावेज है जिसके आधार पर इंग्लैंड के 13 अमेरिकी उत्तर अमेरिकी उपनिवेशों में 4 जुलाई 1776 को स्वयं को इंग्लैंड से स्वतंत्र घोषित कर लिया और इंग्लैंड से आए हुए उग्रवादी युवक थॉमस पेन ने अपनी पुस्तिका कॉमन सेंस द्वारा स्वतंत्रता की भावना को और भी प्रज्वलित किया। थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था। तो आपको पता चल गया यहाँ पर कि कॉमन सेंस बुक जो है वो किसने लिखी थी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिटन बाय जॉन लॉक इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स बुक ऑफ क्लासिकल लिबरल आइडिया। यानी जॉन लॉक द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शास्त्रीय उदारवादी विचारों की एक महत्वपूर्ण स्रोत बुक है। द फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंड ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, द रिपब्लिक, अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, फोर्थ है अ पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए। तो जॉन लॉक द्वारा लिखित पुस्तक सेकेंड ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक शास्त्रीय उदारवादी विचारों की एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह राजनीतिक दर्शन का एक कार्य है जिसे 1689 में जॉन लॉक द्वारा गुमनाम रूप से प्रकाशित किया जाता है। इसकी शुरुआत प्रकृति की स्थिति के चित्रण से होती है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होते, लेकिन प्रकृति के कानून की क्या आवश्यकता है इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति न्यायाधीश होता है। इसमें विजय, गुलामी, संपत्ति, प्रतिनिधि, सरकार तथा क्रांति का अधिकार भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेमोक्रेसीज इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार का लोकतंत्र विशेष रूप से वैश्वीकरण के विचार को जोड़ता है। ऑप्शन है हमारे पास पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी यानी भागीदारी प्रजातंत्र, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी सुविचारित लोकतंत्र, सोशल डेमोक्रेटिक सामाजिक लोकतंत्र, कॉस्मोपॉलिटन यानी महानगरीय लोकतंत्र। तो हमारा राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। महानगरीय लोकतंत्र का विचार विशेष रूप से वैश्वीकरण के विचार से जुड़ा है। महानगरीय लोकतंत्र राजनीतिक संगठन के एक मॉडल को संदर्भित करता है जिसमें नागरिकों को उनकी भौगोलिक स्थिति के परवाह किए बिना अपनी सरकार के समांतर और स्वतंत्र रूप से वैश्विक मामलों में प्रतिनिधित्व के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84, द प्रोटेस्ट अगेन वाटर प्राइवेटाइजेशन इन बोलिविया वाज लेड बाय। तो बोलिविया में पानी के निजीकरण के विरोध का नेतृत्व डैश ने किया था। FEDECOR ऑर्गेनाइजेशन ने यानी फेडिकोर संगठन ने, पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल ने, ओनली फर्स्ट ओनली सेकेंड दोनों या फिर दोनों ही नहीं। तो बोलिविया के जल युद्ध का नेतृत्व फेडिकोर नामक संगठन ने किया था। इस संगठन के सदस्य इंजीनियर तथा पर्यावरणविदों के साथ स्थानीय पेशेवर थे। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों, कारखानों के श्रमिकों, मध्यम वर्ग के छात्रों, यूनियन
वो बेघर सड़क के बच्चों की बढ़ती आबादी का समर्थन प्राप्त हुआ। बोलिविया का जल युद्ध कोचाबम्बा में हुआ, जिसमें कोचाबम्बा जल युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेपाल्स रॉयल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ 1959 इज नॉट करेक्ट। यानी 1959 के लोकतंत्र के नेपाल के शाही संविधान के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा, इट एनविसेज्ड अ पार्लियामेंट्री सिस्टम अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसमें एक संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय प्रणाली की परिकल्पना की। इट प्रोवाइडेड फॉर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस लाइक बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इसने द्विसदनीय विधायिका जैसे प्रतिनिधि संसाधनों के लिए प्रावधान किया। थर्ड है, द किंग वॉज वेस्टेड विद इमरजेंसी पावर टू सस्पेंड ऑल और पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान के सभी या किसी भाग को निलंबित करने के लिए राजा को आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई थी। फोर्थ है, द किंग वॉज नो कंट्रोल ओवर द आर्मी एंड फॉरेन अफेयर्स। यानी राजा को सेना या विदेशी मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं था। तो डी इसका राइट है। 1959 के नेपाल के शाही संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन असत्य हैं। राजा को सेना तथा विदेशी मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। यानी जो 8वां शेड्यूल है वो किससे डील करता है। एलोकेशन ऑफ सीट्स, यानी सीटों का आवंटन। लैंग्वेज यानी भाषा। कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, या फिर ओथ्स एंड अफर्मेशन यानी शपथ या पुष्टि। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है। इस अनुसूची के में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 243 से 251 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। इन भाषाओं में 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ से ही शामिल किया गया है। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया। और 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 2004 में हुआ था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज एडवाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गैप बिटवीन द 2 पार्लियामेंट्री सेशन शुड बी नॉट बी मोर देन। यानी जैसा कि भारत संविधान द्वारा सलाह दी गई है 2 संसदीय सत्रों के बीच का अंतर डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने या 2 महीने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो प्रत्येक संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है, लेकिन संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र जिसे फरवरी से मई तक होता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88, डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस। यानी भारतीय संविधान का डैश कुछ दशाओं में दोनों सदन की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है। आर्टिकल 101, 108, 150 या फिर 120। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था की गई है। यह निम्नलिखित 3 में से किसी एक परिस्थिति में बुलाई जाती है, जब एक सदन द्वारा विधेयक पारित कर दूसरे को भेजा जाता है। तो फर्स्ट है हमारा, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधन को मानने से असहमत हो, या फिर तीसरे सदन द्वारा बिना विधेयक के पास किए 6 महीने से ज़्यादा समय हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89,
द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG ऑफ इंडिया आर चार्ज अपॉन डैश, यानी भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के कार्यालय में प्रशासनिक व्यय डैश पर प्रभावित होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की समेकित निधि या फिर कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया भारत की असकमिकता निधि। ऑप्शंस हैं ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ या फिर नीदर वन और नीदर टू। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षण के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भारत की समेकित निधि पर प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90, जो कि आज का क्या है लास्ट क्वेश्चन है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 68, 52, 73 या फिर 45। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इस अधिनियम ने भारत संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलित किया। इसे पंचायतें नाम से इस भाग में उल्लिखित किया गया है। अनुच्छेद 243 से 243 तक के प्रावधान सम्मिलित हैं। इस अधिनियम में संविधान में 11वीं नई सूची को जोड़ा गया था। हमने आज 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करा है, क्वेश्चन नंबर 60 to 90, और मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 90 तक ही DSSS भी पूछता है SST से रिलेटेड। बाकी जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मतलब कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे होंगे जिन्हें आपने नहीं देखा होगा, तो उन क्वेश्चंस को ज़रूर नोट डाउन करेंगे। और आपको पता है कि PYQ जो है वो ऐसे एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आप कॉन्टिन्यूटी में इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो DSSS TGT सोशल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करेंगे।